गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ये टॉपिक कंप्लीट किए। आज हम यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक्स में के पहला टॉपिक दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ये टॉपिक में हमको क्या क्या चीज़ें समझना है। यूनिट नंबर 1 का आखिरी का पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें का इस वीडियो में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। मीनिंग, स्कोप, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिनका 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन्होंने शायद 11th-12th में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स जरूर पढ़े होंगे। तो वही टॉपिक्स है यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये। तो इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या इसमें कंटेंट है। तो जो टोटल स्टडी है इकोनॉमिक्स की, ये स्टडी को 2 कैटेगरी में स्टडी किया जा सकता है। प्रोफेसर वैगनर फ्रिस्क नाम के फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने बताया कि जो भी स्टडी है इकोनॉमिक्स का, वो 2 हेडिंग में हम स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने प्रोफेसर वैगनर फ्रिस्क ने बताया कि 1933 में हम इकोनॉमिक्स को 2 एंगल से स्टडी कर सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और हम 2 नामों से जान सकते हैं, थियरी ऑफ प्राइसिंग एंड मेथड ऑफ स्लाइसिंग। ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है, इसको हम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं या मेथड ऑफ लंपिंग भी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम माइक्रो के बाद शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप ये शब्द सुना होगा, टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर में ऐसा देखा होगा कि एक बहुत ही माइन्यूट चीज जो आंखों से नहीं दिखती, उसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक बहुत ही छोटी सी वस्तु जो आंखों से दिखती भी नहीं, उस एक वस्तु को हम मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, वही चीज हमको, वही कंसेप्ट हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट को डिटेल में स्टडी करते हैं। एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल फर्म, जहां पर भी इकोनॉमिक्स में फर्म हम कहते हैं, तो एक बिजनेस यूनिट को इकोनॉमिक टर्म्स पे क्या कहते हैं, फर्म। तो एक इंडिविजुअल फर्म कहाँ से पैसे कमाती है, कहाँ पर खर्च करती है, इंडिविजुअल प्राइस क्या, सेविंग क्या, ये सब जो चीजें होती हैं, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वैसे भी जो टर्म है माइक्रो, ये माइक्रो जो टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड माइक्रोज, और माइक्रो शब्द की मीनिंग क्या है, स्मॉल। माइक्रो की मीनिंग क्या है, स्मॉल। तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, उसके इकोनॉमिक एक्शंस क्या है स्टडी करना है। मतलब इकोनॉमिक एंगल से स्टडी करना है कि इकोनॉमिक एक्शंस मतलब क्या, कि उसकी इनकम कितनी हो रही है, कहां पर खर्च कर रहे हैं, सेविंग कितना, कॉस्ट कितना। तो इंडिविजुअल अगर फर्म का अगर हम ये सब पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। So microeconomics is the study of economic actions of individual, firm और जो भी एक ये होगा बिजनेस होगा, या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, ये सभी चीजों को हम क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। मतलब माइक्रो की मीनिंग क्या है, स्मॉल। एक इंडिविजुअल यूनिट को की जब इकोनॉमिक एक्शंस को हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। Here problems related to individuals are analyzed। मतलब एक के प्रॉब्लम को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। मतलब भी क्या है, यहाँ पर एग्रीगेट या टोटल को हम क्या करते हैं, स्टडी नहीं करते। दैट इज एग्रीगेट एंड टोटल्स आर नॉट स्टडीड हियर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल सिंगल इकोनॉमिक यूनिट को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं।
मतलब ये क्या कर रहे हैं, टोटल को स्टडी नहीं, टोटल को हम कहां पे स्टडी करेंगे, मैक्रो में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो। ठीक है, माइक्रो में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में क्या करेंगे, हम टोटल या एग्रीगेट को स्टडी करेंगे। जिसमें का पहला टॉपिक हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। और वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक यूनिट कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। मतलब एक बिजनेस को जब भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग। अब हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मतलब व्याप्ति क्या है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में हमको क्या क्या चीजें स्टडी करना पड़ता है। थियरी ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज थियरी ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस। थियरी ऑफ डिमांड में हम क्या स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कितनी है, क्यों है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्यों कोई वस्तु खरीदता है, कितनी खरीदता है, कब खरीदना स्टॉप करता है। तो ये जो सब चीज डिटेल जो रहती है, दैट कम्स अंडर थियरी ऑफ डिमांड। और थियरी ऑफ डिमांड में हम हमेशा इंडिविजुअल के बारे में ही सोचते हैं, और इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं इसलिए किसके अंडर में आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। थियरी ऑफ प्रॉफिट, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस है, उसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट वो कैसे कमाएगा, सेल्स करेगा, उसमें से उसका कॉस्ट कम करेगा, जो डिफरेंस रहेगा दैट इज हिज प्रॉफिट। तो टोटल इनकम, टोटल सेविंग, मतलब उसकी इनकम कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी, ये सब चीजों को वो स्टडी करते हैं, एंड दैट कम्स अंडर थियरी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी, थियरी ऑफ प्रॉफिट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। प्राइस थियरी, कोई भी इंडिविजुअल अगर कमोडिटी है तो कितने प्राइस में बेचना चाहिए, ज्यादा में बेचना चाहिए, कम में कर बेचना चाहिए, ये भी आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्लांट, कोई भी इक्विपमेंट जब खरीदा जाता है तब वो प्लांट कितने का है, उससे हमें कितनी रेवेन्यू मिलेगी, उसका खर्चा कितना है, ये सब चीजें स्टडी करते हैं, तो वो भी आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देन प्लांट लोकेशन, जब भी कोई प्लांट के बारे में डिसाइड किया जाता है कि भाई ये प्लांट हमको यहाँ पर चालू करना है, शुरू करना है, तो वो प्लांट का खर्चा कितना, कितना हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी हमारी रेवेन्यू होगी, कितना हमारा टोटल मतलब हमारे कॉस्ट कितना है, ये मतलब इंडिविजुअल हम उसके बारे में सोचते हैं। दैट कम्स ऑल्सो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इश्यूज रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो कॉस्ट को किस प्रकार से हम कम रखें, क्योंकि जितनी कॉस्ट हम कम रखेंगे उतना ही इनडायरेक्टली बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो वो भी आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी जो है किसी भी देश की, वो बनाते समय हम देखते हैं कोई भी कंट्री की भाई इंडिविजुअल ट्रेड को कितना उसमें बेनिफिट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना है कि छोटे जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना है, तो वो पॉलिसी बनाते समय देखेंगे कि भाई एक छोटा व्यवसाय कितना सेल्स करता है दिन भर में या महीने भर में, वो कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना उसका खर्चा है, उसके हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करते हैं। तो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हो गया स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट मेरिट्स। मेरिट्स मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये टॉपिक पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, सो उसको हम मेरिट भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या बेनिफिट्स है, क्या मेरिट्स है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो उसका एडवांटेज है ये स्टडी का, दैट इज इफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। बिजनेस में जो भी रिसोर्सेस होते हैं या पूरी दुनिया में जो भी रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो उसका आप अगर बेस्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो इनडायरेक्टली आपका लॉस हो रहा है। तो वो जो लॉसेस हैं वो कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे लेबर है, चाहे मशीन्स है, चाहे मनी है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, उस बिजनेस के पास है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और वो कैसे हो, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। मतलब ये हम क्या सीखते हैं यहाँ पर, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उस वजह से आपका क्या होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा।
तो ये सबसे पहला फायदा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। इट हेल्प्स फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब जब भी लोगों का भलाई के लिए कोई स्कीम गवर्नमेंट निकालती है, बनाती है, तो स्कीम बनाते समय गवर्नमेंट सोचती है कि भाई कितने लोगों का इसमें बेनिफिट होगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है दैट आर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी कोई कंट्री, कोई भी इकोनॉमी जब एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है, तो हमने क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें इंपोर्ट करना चाहिए, प्राइस कितने रखना चाहिए, तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड से कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ये भी टॉपिक हम सीखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये टॉपिक क्या करता है, हमें मदद करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, ये अगर सीखना है तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना आवश्यक होता है। तो वर्किंग ऑफ इकोनॉमी समझने के लिए हमें जो टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हेल्पफुल रहता है। देन इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट जब भी टैक्स लगाती है, जब भी टैक्स इम्प्लाई ये करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो टैक्स लगाते समय गवर्नमेंट ये देखेगी कि भाई कितने लोगों को इससे तकलीफ होगी, या कोई एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना टैक्स दे सकता है। तो टैक्स इस प्रकार से गवर्नमेंट अगर प्रॉपर लगा पा रही है तो गवर्नमेंट को इसमें से बेनिफिट्स होते हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। देन इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो सकती है, इंडस्ट्रीज के बारे में हो सकती है। तो ये पॉलिसी का जब इवेल्यूएशन होता है कि भाई ये पॉलिसी हमने इम्प्लाई की, तो इसमें से कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका इवोल्यूशन का जो एक ये रहता है, तो उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। देन इट इज़ यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ मॉडल्स। इकोनॉमिक्स में अलग अलग प्रकार के मॉडल्स होते हैं, तो ये मॉडल्स का कंस्ट्रक्शन और उसको बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही उसके बेनिफिट्स आपको देखने के मिलेंगे। आपको रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करना है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड के समय इकोनॉमी किस प्रकार से काम कर रही है, टैक्सेशन में मदद करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी का इवोल्यूशन में मदद करता है, और अलग अलग प्रकार के मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जहाँ पर बेनिफिट्स है, कुछ मेरिट्स है, वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो इसके लिमिटेशंस हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या लिमिटेशंस है या डिमेरिट्स है। तो सबसे पहला उसका डिमेरिट है कि डू नॉट स्टडी द टोटल इकोनॉमी। हमने मीनिंग में ही क्या देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब हम एक को ही डिटेल में स्टडी करते हैं, यहाँ पर डिटेल में हम स्टडी नहीं करते। तो यहाँ पर टोटल को हम एग्रीगेट को स्टडी नहीं करते, ये उसका लिमिटेशन है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है फुल, एक हमेशा एजम्पशन आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस किसी कंट्री में है उसका हम यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर है, तो जितने भी उस देश में लोग होंगे जो काम करना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, उन्हें जॉब मिल जाएगा उनके मन मुताबिक। उस प्रकार की परिस्थिति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हर किसी को जॉब उनके मन मुताबिक मिल रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार मिल रहा है, ऐसी कंडीशन आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। हर देश में कुछ ना कुछ आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी। उसका प्रमाण कम ज़्यादा जरूर होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आपको हर जगह पे मिलेगा। मतलब जो हम बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ये कंसेप्ट ही रियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं है, और उस पर आधारित अगर आप कोई कंसेप्ट बना रहे हो तो वो पूरी तरह से ट्रू नहीं हो सकता। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कंसेप्ट बना है ये कौन से आधार पर बना है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट ही पूरी दुनिया में आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे आप अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रमाण में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देखने को मिलेगी। मतलब भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और उस पर आधारित आप कंसेप्ट बना दिया आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो उतना पूरा का पूरा सच नहीं हो सकता। देन एक और इसमें है कि रियल वर्ल्ड किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर वर्किंग हो रही है, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरी तरीके से ट्रू पिक्चर देखने के लिए नहीं आप समझ सकते। और एक अजम्पशन होता है लेस फेयर का। तो लेस फेयर का थोड़ा सा
कंसेप्ट समझ लो कि लेस फेयर क्या होता है, क्योंकि बहुत से क्लासिकल जो थियरीज बनी हुई है वो लेस फेयर एक कंसेप्ट पर बनी हुई है। तो लेस फेयर का मतलब क्या? लेस फेयर का मतलब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस अर्थव्यवस्था में नहीं करता। मतलब प्राइस बढ़ती है बढ़ने दो, डिमांड बढ़ती है बढ़ने दो, गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं करता। उस प्रकार की स्थिति को, उस प्रकार की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? लेस फेयर। लेकिन आप देखेंगे कि अगर किसी प्रकार से प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ न कुछ वहां पर हस्तक्षेप करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि भाई प्याज के रेट बहुत बढ़ गए, 80 रुपए किलो हो गया, जो 20-30 रुपए किलो था वो 80-90 रुपए किलो मिलने लग गया। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट देखती है कि इसमें आम लोगों को तकलीफ हो रही है, तो गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है कि किस प्रकार से हम इस जो ओनियन है, प्याज को किस प्रकार से हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं, किस प्रकार से ओनियन का एक्सपोर्ट टेम्पररी हम रोक सकें, ताकि जो प्याज है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए और उसका जो रेट बहुत बढ़ा हुआ है उसको हम कम कर सके। मतलब ही क्या है? गवर्नमेंट यहाँ पर हस्तक्षेप करती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट कभी भी लेस फेयर की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं पर लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर जरूर करती है। तो लेस फेयर का टॉपिक पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेड स्कोप, इसकी व्याप्ति केवल क्या है? इंडिविजुअल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, इतना ही माइक्रो में हम स्टडी करते हैं। तो वो जो टोटलिटी को हम स्टडी नहीं करते, ये सब चीज़ें इसमें लिमिटेशंस पे आ जाती है। मिसलीडिंग कंक्लूजन, अब यहाँ पर कुछ गलत जो निष्कर्ष है, गलत कंक्लूजन्स हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर निकल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ एक के बारे में जो सच है वो सच के वो सभी के बारे में बेनिफिशियल नहीं हो सकता। मतलब जो एक को बेनिफिट दे रहा है वो सबको बेनिफिट देगा, ऐसा कंपलसरी या ऐसा हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इनकम लिमिटेड है, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई मैं जूतों पे खर्च नहीं करता, मेरे जूते फटे हुए हैं, तो जूतों पर जो मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैं बचाता हूँ, मतलब मैं शूज़ परचेस नहीं करता। ये उसने सोचा कि भाई मेरे उतने 1000-1200 जितने का भी शूज़ होगा उतना मैं सेविंग करना चाहता हूँ। तो इंडिविजुअल इनकम में से उतना उसका सेविंग बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये के शूज़ हैं, वो 1000 रुपये के शूज़ उसने डिसाइड किया कि मुझे नहीं खरीदना है। अब उसने नहीं खरीदा तो ऑब्वियसली कि 1000 रुपये उसके सेव हो गए, तो इंडिविजुअल का बेनिफिट हो गया उसमें। उसने जूते नहीं खरीदा तो उसका बेनिफिट हो गया। अब हम ऐसा उसका निष्कर्ष लगा सकते हैं क्या कि सभी ने अगर जूते नहीं खरीदे तो सबका सेविंग हो जाएगा? इस प्रकार से हम कंक्लूजन नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हर व्यक्ति, देश के व्यक्ति ने सोच लिया कि भाई हमें जूते नहीं खरीदना है, वो 1000 रुपये हमको बचाना है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जूते नहीं बिकेंगे, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसका सेल्स कम हो जाएगा, उनका प्रोडक्शन प्लांट बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन प्लांट बंद हो गया तो वहां पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो समाज में, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से अगर हर कोई सोचता है तो कहने का मतलब कि एक के बारे में जो बेनिफिशियल है, एक के बारे में जो सच है, वो सभी के बारे में बेनिफिशियल हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए मिसलीडिंग कंक्लूजन, जैसे हमने शूज़ के बारे में कहा कि एक को बेनिफिट दे रहा है तो सबको ही वो बेनिफिट होगा, उस प्रकार से हम कंक्लूजन यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो मिसलीडिंग कंक्लूजन यहाँ पर आ सकते हैं। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग देखा। क्या मीनिंग देखा हमने? इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एक फर्म हो सकता है, एक कंपनी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जब भी हम एक को डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में हमने देखा कि स्कोप, इसमें क्या क्या चीजें स्कोप में आ जाती है। थियरी ऑफ डिमांड आ जाता है, प्रॉफिट, प्राइस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लांट का लोकेशन, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, दीज आर ऑल कम्स अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में हमने क्या देखा? मेरिट्स, क्या फायदा है, क्या एडवांटेज होता है, एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्सेज कैसे होता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड का ये फंक्शनिंग, पूरे अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से समझ सकते हैं।
टैक्सेशन किस प्रकार से लगाना है ये भी माइक्रो में हमें बताया जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये भी इवोल्यूशन में हमें मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अलग अलग प्रकार के जो टूल्स, अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। ये हो गए इतने एडवांटेजेस जिसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं। तो लिमिटेशंस भी है, जहां मेरिट्स है वहां पर लिमिटेशन भी हमने देखा कि टोटल को हम स्टडी नहीं करते। फुल एम्प्लॉयमेंट के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बना हुआ है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट ही पूरी दुनिया में नहीं है, तो उस पर आधारित माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट गलत हो सकता है। रियल वर्ल्ड का हमें पता नहीं लगता। लेस फेयर, जिसमें गवर्नमेंट, लेस फेयर की पॉलिसी क्या देखा हमने, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं करता, उस प्रकार की पॉलिसी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लेस फेयर। तो ऐसी पॉलिसी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, लेकिन लेस फेयर पर आधारित माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट बना हुआ है, तो इस पर ये गलत हो सकता है। स्कोप भी क्या है, यहाँ पर लिमिटेड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिसलीडिंग कंक्लूजन्स आ सकते हैं। सो इतने आज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स ये टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स।